देखिए, ये बड़ा एक तकलीफ से अमल हुआ। जब मैं चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, मुझे 5 दिन की या 1 दिन की या 24 घंटे की कहानी नहीं लगती। जिन लोगों ने इमरान खान के फॉलोअर्स को मजबूर किया कि वो सब कुछ करें, उन सब की मेहनत इसमें शामिल है। मैं और आप तो सोच रहे हैं, जिन लोगों को सोचना चाहिए वो इस पर नहीं सोच रहे। चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग नंगे हो गए। ये वो खौफनाक मैसेज है जो रियासत के बड़ों को समझ जाना चाहिए कि अभी भी वक्त है, इस मुल्क को श्रीलंका ना बनने दें, इस मुल्क को शाम और इराक ना बनने दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको आज वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। सर, मैं आपसे जो बात करूँगी वो है आजकल के मुल्क के हालात। आपने देखा है इमरान खान साहब पकड़े गए और 5 दिन के लिए आम इंसान की ज़िंदगी का चक्का जैम हो गया। वो ना बच्चे स्कूल जा सके, 9th क्लास के पेपर्स ख़त्म कर दिए गए, मुल्क की मुख्तलिफ इमारतों को आग लगा दी गई। क्या हम ये डिज़र्व करते हैं सर? देखिए, ये बड़ा एक तकलीफ से अमल हुआ और मैं भी बीइंग पाकिस्तानी इस पे बड़ा अफसरदा रहा। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट और बीइंग एक एनालिस्ट, जब मैं चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ तो फिर ये मुझे 5 दिन की या 1 दिन की या 24 घंटे की कहानी नहीं लगती। मैं तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे जब देखता हूँ तो इसके पीछे बड़ी मेहनत की गई है, ये घर जलाने के लिए, ये सूरत हाल पैदा करने के लिए। और इसमें ये मेहनत सिर्फ इमरान खान ने नहीं की। जिन लोगों ने इमरान खान के फॉलोअर्स को मजबूर किया कि वो सब कुछ करें, उन सब की मेहनत इसमें शामिल है। इसमें PTM ने हिस्सा डाला, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने हिस्सा डाला, इसमें पाकिस्तान के इदारों ने हिस्सा डाला, इसमें जिन लोगों ने बड़े अजीब व गरीब तरीके से इमरान खान को वहाँ से गिरफ़्तार किया, उन्होंने हिस्सा डाला। जिन लोगों ने आज़म स्वाति को पकड़ा और नंगा किया और जलील किया, रसवा किया, उन्होंने हिस्सा डाला। जिन्होंने शहबाज गिल को रसवा किया, उन्होंने हिस्सा डाला। तो ये सारे लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सूरत हाल पैदा की है। और बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को इस पर सोचना चाहिए, मैं और आप तो सोच रहे हैं, जिन लोगों को सोचना चाहिए वो इस पर नहीं सोच रहे। और वो मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका एजेंडा क्या है। वो इस मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं, यहाँ अनारकी पैदा क्यों करना चाहते हैं, वो किस एजेंडे पे अमल पैरा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग नंगे हो गए, बहुत सारे करैक्टर्स मज़ीद सामने आ जाएंगे कि ये एजेंडा चल क्या रहा है। सर, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कोट करूँगी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ 15 साल का है, आपका मुझसे भी कहीं ज़्यादा। तो क्या सर आपको लगता है सहाफ़ी इस वक्त अपना किरदार सही रोल प्ले कर रहा है? देखिए, जिस तरह सोसाइटी के अंदर डिवीज़न है, जिस तरह ओपिनियन मेकिंग तकसीम है, जिस तरह पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन तकसीम है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम की बातें हो रही हैं, फ़ौज के इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्प्लिट है, जिस तरह बहुत से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से इमरान खान के साथ खड़े हैं, मरने मारने की हद तक यूथ जिस लेवल पे चली गई है, उसी तरह मीडिया भी तकसीम है। लेकिन मीडिया को तकसीम होना नहीं चाहिए था। होना तो खैर फ़ौज को भी नहीं चाहिए, किसी अदारे को भी नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये तकसीम का जो अमल है, ये ब्यूरोक्रेसी से लेके फ़ौज तक, फ़ौज से लेके मीडिया तक, ये हर अदारे में इस तरह घुस गया, इसरायत कर गया। और इसके जरासीम ने तो जाके सीधा जुडिशरी को भी मुतासर किया। अब जुडिशरी के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा, कहते हैं ये अमरांडू जज हैं, ये फ़लाने जज हैं, ये फ़लाने जज हैं, मरीम साहबा के ख़िलाफ़ फैसला आ जाए तो वो तहस नहस कर देती हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ जाए तो वहाँ से कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक तकसीम है, मीडिया भी उसी तकसीम का शिकार हो गया। अच्छा सर, ये जो कंडीशन गुजरी उसके अंदर मुझे लगा जहाँ पर आवाम सड़कों पर निकल आई, एक खातून आपके सामने एक किताब लेकर कोर कमांडर के घर से निकली और उन्होंने कहा ये मेरे टैक्स का पैसा है, मैं चोरी नहीं कर रही। और फिर एक सवाल पे उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, तो उनका जवाब था नामालूम अफराद। आपको नहीं लगता कि ये आम लोगों की अप्रोच हमारे ही गले का फंदा बनने वाली? देखिए, जिसको हम अवेयरनेस कह रहे हैं, जिसको शऊर कह रहे हैं, जिसको आज़ादी कह रहे हैं और जिसको इस तरह का रवैया कह रहे हैं, अल्टीमेटली ये हमारे गले का फंदा बन चुका है। बनने नहीं जा रहा, बन चुका है। इससे बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल क्या होगी कि कोर कमांडर के घर में घुस जाना, कोर कमांडर की फैमिली को हरासा करना। और अभी तो वो फुटेज आ गई है, वो वीडियो आ गई जिसमें कोर कमांडर साहब खुद खड़े हैं।
اور ان کی موجودگی میں گھر توڑا جا رہا ہے. اس کی مسز کھڑی ہیں, بچے کھڑے ہیں. تو GHQ میں گھس جانا, کور کمانڈر پشاور کے گھر میں گھس جانا, چھونیوں کے اندر گھس جانا, کنٹونمنٹ کو تباہ برباد کر دینا, جو آپ کے وہ علامتیں تھیں مختلف چوکوں کے اندر, ان کو میڈیا میٹ کر دینا, تباہ و برباد کر دینا. تو یہ وہ خوفناک میسج ہے جو ریاست کے بڑوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ لوگ GHQ میں گھس سکتے ہیں تو یہ لوگ بینکوں میں گھسنا تو مسئلہ ہی نہیں, بینکوں کو لوٹنا تو ایشو ہی نہیں, یہ مالز کو لوٹنا تو مسئلہ ہی نہیں, لوگوں کے گھروں میں گھسنا تو پرابلم ہی کوئی نہیں. وہاں پہ تو مسئلہ لوگ نہیں ہوتے جس طرح فوجی ہوتے ہیں. تو اگر فوجیوں کے گھروں میں جا کے گھس کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک سگنل ہے, اور ریاست کے بڑوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے اس ملک کو سری لنکا نہ بننے دیں, اس ملک کو شام اور عراق نہ بننے دیں. اور یہ میں کسی ایک کو ذمہ دار اس میں نہیں ٹھہرا رہا, اس میں پولیٹیشین ذمہ دار ہیں, اس پہ پاکستان کے باقی ادارے ذمہ دار ہیں, سارے کے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے سب ذمہ دار, اور کوئی بھی ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا, اور اس کا نتیجہ آپ بھگت رہی. ویری ٹرو. سر سوشل میڈیا اس وقت ننگی تلوار ہے. سوشل میڈیا نے عام شخص کو زبان دی. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ عام شخص کی بھی دو کیٹیگریز ہیں, ایک جو بھوکا مر رہا ہے اور ایک جو بھوکا مرنے کی تیاری کر رہا ہے. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی آ جانی چاہیے. دیکھیں, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا, یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہوتے ہیں. یہ کنٹرول سسٹم کے ذریعے اس ملک میں ایسے ممالک کو پروگریس کرائی جا سکتی ہے, آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں کو ضرورت سے زیادہ آزادی آ گئی ہے, ہمارے ہاں کو ضرورت سے زیادہ میڈیا آ گیا ہے, ہمارے ہاں کو ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال شروع ہو گیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو سارے ٹولز ان کا میں نام لے رہا ہوں, ان کو نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے, پازیٹیو نہیں کیا جا رہا. یہی سوشل میڈیا, یہی ویب سائٹس, یہی یوٹیوب پوری دنیا کے اندر بلینز ڈالر کمانے کا باعث بنا ہوا ہے. انڈیا اسی بیس کے اوپر بلینز ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, IT کو استعمال کر کے. آپ اسی کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آپ اسی کو آگ لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اسی کو لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہماری یوتھ جو ہے جو اس کو یوز کر رہی ہے, اور یہ جو ٹولز ہیں اس نے یوتھ کو جو تباہ برباد کر دیا ہے, اس میں ہمارے بڑے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ انہوں نے نہ یوتھ کو کوئی ڈائریکشن دی ہے, نہ ان اداروں کو کوئی ڈائریکشن دی ہے, نہ اس کے کوئی نارمز اور SOPs بنائے ہیں, اور اگر بنے ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے انفورسمنٹ کرنی ہوتی ہے, ریاستی اداروں نے کرنی ہوتی ہے, انہوں نے ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. تو یہ ملک ہمارا لیڈر لیس بھی ہے, ڈائریکشن لیس بھی ہے, اور یوتھ بھی ڈائریکشن لیس ہے. وہ ایک ریوڑ کی شکل میں پوری قوم اپریٹ کر رہی ہے, ایک ہجوم ہے, نہ یہ قوم بن سکی ہے. یہ کبھی ادھر کو چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر کو چلے جاتے ہیں, یہ ادھر جاتے ہیں تو ایک انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں, دوسری طرف جاتے ہیں تو دوسری انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بیلنس بیسیکلی آؤٹ ہوا ہے پوری سوسائٹی کا. تو اس پہ جب میں لیڈر لیس کہتا ہوں, ڈائریکشن لیس کہتا ہوں, تو پھر بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا, عمران سے بڑا لیڈر تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن لیڈر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ جہاز کو سیدھا دیوار میں مار دے. اس کا مقصد سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے. ویری ٹرو. اس کا مقصد لوگوں کو مروانا نہیں ہوتا, سیف لینڈنگ ہوتا ہے. لیکن عمران خان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے مجبور کر دیا گیا, سارے دروازے میرے لیے بند کر دیے, میں کیا کروں. ویری ٹرو. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک قصہ ابھی عمران خان صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں اور ایک نیا مدعا کھل چکا ہے ان کے نکاح کا, آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, شکیل الرحمان کے خلاف 150-200 مقدمے راتوں رات قائم ہوئے, راتوں رات غائب ہو گئے. یہ مقدمے کون قائم کرتا ہے, کہاں سے غائب ہوتے ہیں, کون لوگ غدار ہوتے ہیں, اور اگلے دن وہ محب وطن بن جاتے ہیں, کیسے بن جاتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. عمران خان نے یہ کیا ہے کہ اس نے وہ کریکٹر سارے ننگے کیے ہیں. یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ جگہ جگہ سے فرنچائزیں کھلی ہوئی ہیں اور جو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, وہ سب کو اس نے ننگا کر دیا چوک کے اندر. شعیب شیخ کا آپ نے نام سنا ہے, آپ جانتی ہیں, بول والے جو ہیں, یہ 150-200 مقدمے ان کے خلاف بھی بنے تھے. نجم سیٹھی صاحب ایک ہیں جو آج کل بڑے بلیو آئیڈ ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے. ایک وقت تھا فوج اس کا نام نہیں سننا چاہتی تھی,
फिर वो शख्स चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी तो कहीं से हुई होगी ना। उसके बारे में हमें ये कहा जाता था कि ये वो शख्स है जिसने मुल्क के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद की है, हथियार उठाए थे और ये लड़ने चला गया था उधर बलूचिस्तान में, और उसकी तस्वीरें शेयर की गई जब वो लड़ाई कर रहा है, उसने रॉकेट लॉन्चर उठाया हुआ है, तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया। इसी तरह बहुत से गद्दार मुहिब वतन बन गए, बहुत से मुहिब वतन गद्दार बन गए। ये रातों रात होता ही है कि ये नैरेटिव शिफ्ट होता है। ऊपर बैठे किसी साहब को ख्वाब आता है और वो 25 साल तक जिनको पाला जाता है और जो मुहिब वतन होते हैं उनको अचानक बटन दबा के कहते हैं जी आज हमने फैसला कर लिया कि आज से ये गद्दार है। वैसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए। कौमें ऐसे नहीं चलती, मुल्क ऐसे नहीं चलते, सोसाइटीज़ ऐसे नहीं चलती। तो इंतहा पसंदी का रवैया ऊपर भी है, इंतहा पसंदी का रवैया नीचे भी है, और अब ये ऊपर से नीचे तक ग्राउंड लेवल तक सरायत कर गया। अब जिस तरह आपने इमरान खान की एक बात की, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने सारे जो मुकदमात हुए हैं जिसमें नकाह की भी एक बात है, ये सारे कहाँ से आए हैं? वो इमरान खान तो नेक और पारसा था, वो तो आपको पता है सादिक और अमीन था, और सादिक और अमीन का फैसला कहाँ से हुआ था, किसने करवाया था? आज जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके दिया था, आज वो उसको सुबह शाम गद्दार कह रहे हैं। मजाक तो हमारे साथ हो रहा है, और करने वाले सारी दुनिया को पता है कौन है। कभी हमें कहते हैं ये गद्दार है, कभी कहते हैं ये चोर है, कभी कहते हैं ये डाकू है, फिर कहते हैं नहीं 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 ये सारा कुछ ठीक है। मैं उनको ये कहता हूँ, और हमेशा से मैंने इख्तलाफ किया है, उनकी टेबल के ऊपर बैठ के इख्तलाफ किया है कि भाई जब आप कहते थे नवाज शरीफ गद्दार है, जरदारी मुल्क दुश्मन है, करप्ट है, मिस्टर 10% है, ये किसने नैरेटिव बनवाए थे? पीपल्स पार्टी गद्दार है। आज वो सारे मुहिब वतन कैसे बन गए? रातों रात बन गए। और फिर इतना जुल्म करते हैं कि जिन लोगों को 25-25 साल से हमने रटा रटाया है इन्होंने कि ये गद्दार है, ये चोर है, ये डाकू है, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं करते, उनके साथ बैठ के उनको इत्मीनान में भी नहीं लेते। यही तो वजह है कि इमरान रियाज जहाँ खड़ा था वो वहाँ खड़ा है, और ये वहाँ से निकल के बहुत दूर चले गए। साबर शाकर जहाँ खड़ा इन्होंने किया था वो उधर ही खड़ा है। अरशद शरीफ बेचारा उधर ही खड़ा था, मारा गया। तो या तो उनको भी आप इत्मीनान में लें कि जी हमें ख्वाब आया, किसी वली कामल ने रात को बताया कि जरदारी साहब नेक हो गए, नवाज शरीफ साहब अब गद्दार नहीं रहे। और ये इमरान खान साहब के बारे में किसी बुजुर्ग ने बाजवा साहब को ख्वाब आया और उसमें कहा है कि ये गद्दार हो गया, और इस पर कन्विंस कर लेते ये सारी टीम को। वो भी नहीं करते, इतना तकल्लुफ भी नहीं करते, कहते हैं कि जी हमने कह दिया बस ख़त्म। तो उसका नतीजा ये सारा निकल रहा है। तो इसमें इमरान खान साहब के नकाह की बातें भी होंगी, इद्दत की बातें भी होंगी, और उसके बाद अब ये चीज़ें मेरे ख्याल में रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब ने अपना आप दिखा दिया, और उसके बाद अब इद्दत में भी कुछ इद्दत नहीं रहेगी। अब वो केस भी आहिस्ता आहिस्ता वापस होंगे। अब देखें ना कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने एक दिन पहले कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी है, अगले दिन थोक के हिसाब से उसको रिलीफ दे दिया। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे आपने सोचे हुए इनके खिलाफ करने के लिए उनमें भी जमानते हैं, जो अगले 6 साल बाद होना है उसमें भी जमानते हैं। देखिए ना ये क्या हो रहा है।